हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मौसल का हमारी क्लास में क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? जी हाँ, मैं लाइव हो चुका हूँ। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पार्ट 2 में हम आपका वेलकम करेंगे बिकॉज इसके एमसीक्यूज़ अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी आपको और हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक पहुँच चुके थे। जो बच्चे इस क्लास में नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो वो हिस्ट्री ऑफ बैंक पार्ट 1 में जाएँ। बैंक इसी चैनल पे सेम आप वो चीज़ देख लें, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें ताकि कोई भी डाउट आपके ना रहे। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं गाइस, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो अगर आप करंट अफेयर्स में परेशान हैं, एमसीक्यूज़ करना है आपको अच्छे लेवल के और एग्ज़ाम लेवल के कंटेंट चाहिए, तो हमारी ये क्लास होती है अनअकैडमी स्पेशल पे, फ्री क्लास डेली रात में 10 PM पे, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। आज भी क्लास हमारी है, तो इस क्लास को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, मेरे पीछे आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही है। आप अनअकैडमी ऐप पर जाएं या वेब पर जाएं, तो आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर ही। वहाँ पे आप मेरा नाम सर्च कर लें, मुझे फॉलो कर लें, तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस फ्री हो पेड हो सब कुछ मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा शेड्यूल है। शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया बिकॉज एक दिन मैं कल था नहीं मैं, तो कल जो हमारी क्लास होगी वहाँ पर हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कर लेंगे। अगर आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है तो कल हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। आज हमारी पहली क्लास थी। ये बैच हमारा फॉर द IBPS PO मेंस एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लिकर मेंस के लिए है, करंट अफेयर्स का, शाम को 5 बजे। अगर आपको ये मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें एडमिशन इस समय लेना चाहिए बिकॉज आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। हमारा कोड है AVP10, इसे आप लगाइए और कोड से 20% डिस्काउंट पाइए और क्लास में आप आइए दोस्तों। इसके अलावा हमने जैब का भी कोर्स लॉन्च किया है। जैब का कोर्स होता है फॉर द मतलब आप जब बैंक में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको मतलब आपके जैब एग्ज़ाम देने पर, क्वालिफाई करने पर आपकी सैलरी बढ़ती है। तो ये एग्ज़ाम हर बैंकर देते हैं। आप भी इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है इस पर 20% का दोस्तों। ठीक है, 20% डिस्काउंट मैंने पहले ही बोल दिया आपसे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फिर स्टार्ट करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, तो मैंने लास्ट क्लास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर कुछ पॉइंट आपको बताए थे, है ना। जैसे मैंने क्या बोला था, पहला पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुआ। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था, आवाज आ रही है मेरी? मैंने प्लीज प्रोवाइड PDF। इस क्लास की PDF मैं देता ही नहीं हूं बेटा, आपको हमारे साथ नोट्स बनाना पड़ेगा। तो PDF मैंने दिया ही नहीं है तो बोल्ड फॉर्मेट में कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो क्लास कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं क्लास में। ठीक है, तो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात से शुरू किया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश हुई थी? हिल्टन यंग कमेटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? 1934 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल क्या थी? 5 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक था? प्राइवेट बैंक था, शेयर होल्डर्स मैंने बोला था आपसे। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कलकत्ता में था और ये 1937 में चेंज होकर मुंबई पहुंचा। तो यहां तक हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम था दोस्तों सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ, तो ये थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर दोस्तों। ठीक, और इनका जो कार्यकाल था वो टाइम पीरियड था 1935 टू 1937। 1937, तो ये 2 साल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने थे। ऑसबॉर्न स्मिथ ये RBI के पहले गवर्नर थे। ठीक दोस्तों, दूसरे कौन थे दोस्तों? दूसरे कौन थे? दूसरे थे मिस्टर जेम्स टेलर। कौन थे? मिस्टर जेम्स टेलर। और इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? 1937 टू 1943। तो 1943 ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीसरे गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीसरे गवर्नर आप बोलिए, आप थर्ड गवर्नर बोलिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीसरे गवर्नर लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे, क्या इनका नाम था? तो इनका नाम था मिस्टर CD देशमुख। CD देशमुख, CD देशमुख इनका नाम था। और इनका कार्यकाल था 1943 टू 1949 ये इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले 3 गवर्नर,
सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले नंबर पे, मिस्टर जेम्स टेलर नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे कौन था, मतलब आरबीआई के थर्ड गवर्नर या फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। सबका हमने टाइम पीरियड आपको यहां पे लिख दिया है आपको याद करने के लिए, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बैक टू बैक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर बने। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अच्छा और क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो ये भारत का तो आरबीआई था ही सेंट्रल बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किसी और देशों के भी सेंट्रल बैंक के रूप में भूमिका निभाई है? जी हाँ बिल्कुल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बर्मा, जो अब म्यांमार हो गया है, बर्मा, एक बर्मा और दूसरा पाकिस्तान, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बर्मा और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भी भूमिका निभाई है कुछ टाइम पीरियड के लिए। बर्मा जो अब क्या हो गया है, म्यांमार हो गया है, याद रखिएगा, बर्मा जो अब क्या हो गया, म्यांमार हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दो देशों का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है। अच्छा दोस्तों, जरा मुझे बताइए आप लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में पहली करेंसी कौन सी और किस ईयर में प्रिंट की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में पहली करेंसी कौन सी और किस ईयर में प्रिंट की थी? देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, फरवरी की बात है, फरवरी का मंथ था 1938, ठीक है। तो पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में करेंसी प्रिंट की थी, और वो करेंसी थी 5 रुपए की, 5 रुपए की करेंसी थी, जिस पर जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 जो किंग थे, उनकी इमेज थी इस पर। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1938 में पहली करेंसी प्रिंट की थी, 5 रुपए की थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1938 फरवरी में 5 रुपए, उसके बाद आपका 100 रुपए करेंसी भी आई थी, 10,000 की भी आई थी करेंसी, ये सब 1938 में ही आई थी, लेकिन पहली करेंसी 5 रुपए की थी, ये याद रखिएगा, ठीक। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास के बारे में हम लोग बात कर लिए, ठीक। अब सुनना बहुत ध्यान से, इसके बाद क्या हुआ, अब हम थोड़ा अच्छी बात करते हैं, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि 1935 के बाद आरबीआई बना, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों बना था? दूसरे बैंकों पे कंट्रोल करने के लिए, गाइडलाइंस देने के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हम चलते हैं कि भारत हमारा आजाद हो गया, 1947 आ गया दोस्तों, और 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, और हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई, ठीक। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी दोस्तों, तो हमारे देश में डेवलपमेंट था ही नहीं कुछ, तो हमारी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना था, लेकिन सरकार डेवलपमेंट कैसे करती? बिकॉज सरकार के पास न तो इतना फाइनेंशियल रिसोर्स था, न ट्रांसपोर्टेशन था, दैट टाइम पे न इंटरनेट, कुछ था ही नहीं, और सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास न जादू की छड़ी थी, छड़ी घुमाई काम हो गया यहां पे। तो भारत सरकार को डेवलपमेंट करना था। और एक बात और, दैट टाइम पे हमारा देश कैसा था? अगर ये हमारा देश है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा देश है, ठीक, तो आप मान के चलो कि दैट टाइम पर हमारे देश में कम से कम 80% जो पॉपुलेशन है वो कहां पे थी? वो रूरल एरिया में रहती थी, या फिर अनडेवलप्ड एरिया में, जो एरिया डेवलप ही नहीं थे। केवल 20% एरिया ऐसी थी जो शहरों में थी और जहां पे डेवलपमेंट थोड़ा मोड़ा था, बाकी 80% भारत में डेवलपमेंट था ही नहीं, और ये मैक्सिमम प्लेस ग्रामीण भारत थे, ठीक। तो भारत सरकार को ये मालूम था कि अगर पूरे देश में डेवलपमेंट करना है तो हमें इस एरिया में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लेकिन सरकार डेवलपमेंट कैसे करे? गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं थे, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मास्टर प्लान बनाया, तो भारत सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो ये प्राइवेट बैंक हमारे देश में है, मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में, ये सारे प्राइवेट बैंक थे, चाहे पीएनबी हो, चाहे इलाहाबाद, कोई बैंक हो, सब प्राइवेट बैंक थे। तो भारत सरकार ने सोचा कि जो ये हमारे बैंक्स हैं, भले ये प्राइवेट बैंक क्यों नहीं है, हम इनसे क्या बोलेंगे? हम इनसे बोलेंगे जाओ भैया और जाकर भारत के इस एरिया में अपने अपने ब्रांच खोलो, आप लोग अपनी ब्रांच खोलो इन सब एरियाज में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकों से बात कर रही थी कि जो ये बैंक हैं ये गांव में जाएं और गांव में जाकर अपनी अपनी ब्रांच खोलें। तो भाई बैंक जब अपनी ब्रांच खोलेगा तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा दोस्तों क्या होगा, एक बार समझते हैं। देखिए, जब बैंक कहीं पर भी अपनी ब्रांच खोलता है, या फिर हम अभी करें बात भारत की, तो भारत के डेवलपमेंट में बैंकों का रोल क्या है दोस्तों? देखिए, जब कोई बैंक अपनी ब्रांच खोलता है तो ये लोन बांटता है। ये लोन बांटता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक, ये लोन बांटता है एजुकेशन के लिए, ये लोन बांटता है हाउसिंग के लिए, ये लोन बांटता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दोस्तों, ये लोन बांटते हैं स्टार्टअप्स को,
स्टार्टअप्स, ये लोन बांटते हैं एमएसएमई मतलब छोटे मोटे बिजनेसमैन को, ये लोग और भी सेक्टर है लोन बांटते हैं। तो जब बैंक लोन बांटता है तो क्या होता है दोस्तों, चलिए अगर एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, अगर किसानों को बैंक से लोन मिलता है तो वो अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के फर्टिलाइजर्स और ढेर सारे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं और वो अच्छी खेती कर सकते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो जब किसानों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वो बैंक का लोन वापस कर देंगे और साथ ही साथ वो क्या करेंगे दोस्तों, अगर किसान को प्रॉफिट होगा तो किसान क्या करेगा, किसान ट्रैक्टर खरीदेगा। अगर किसान ट्रैक्टर खरीदेगा तो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगी। अगर ट्रैक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी दोस्तों तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, डेवलपमेंट हो रहा है ना। अगर एक किसान की बात कर लेते हैं, अगर वो बाइक खरीदता है तो बाइक सेक्टर बढ़ेगा, है ना। तो किसान को प्रॉफिट होने से कई सारे सेक्टर्स अपने आप बढ़ेंगे, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन की बात करते हैं हमारे आपके अंदर टैलेंट है और पैसे नहीं हमारे घर में, अगर बैंक हमको एजुकेशन लोन देता है तो कल को हम पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर्स, बैंकर्स बन सकते हैं। जब हम सैलरी अर्न करेंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, जब हम सैलरी अर्न करेंगे तो हम कार खरीदेंगे। अगर हम कार खरीदते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ती है। जब सैलरी हम अर्न करते हैं तो हम डिमांड करते हैं, फोन की डिमांड करते हैं, कार की डिमांड करते हैं, बहुत सारी डिमांड करते हैं चीज़ों की। तो वो सारे सेक्टर्स बढ़ते हैं, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, देश हमारा डेवलप होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मकान नहीं है तो हम बैंक से होम लोन लेते हैं। दोस्तों जब बैंक हमें होम लोन प्रोवाइड करते हैं तो हम घर बनाते हैं। तो घर बनाने से, घर में रहने से हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब आप मकान बनाते हो या बनवाते हो तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, गिट्टी वाले, सरिये वाले, बालू वाले, लेबर, मिस्त्री जो होते हैं, मतलब दो होते हैं, एक लेबर जो काम करता है और एक उसके सहायक होते हैं, है ना। इसके अलावा टाइल्स वाला हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, ये कारपेंटर्स हो गए। इन सबको पैसे मिलते हैं घर से, इन सब की जीविका चलती है। अब फॉर एग्जांपल एक टाइल्स वाला है, उसको पैसे मिले तो वो अपने लड़के को स्कूल में पढ़ाएगा। जब वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएगा तो स्कूल को फीस मिलेगी, और जब स्कूल को फीस मिलेगी तो वहां कोई मास्टर है जिसको सैलरी मिलेगी। तो ये सब कुछ आपस में लिंक है। तो बैंक कैसे डेवलपमेंट करते हैं भाई, अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बैंक से लोन मिलता है तो इंडस्ट्री लगती है तो हजारों लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, नए नए स्टार्टअप्स आते हैं तो कई लोग को रोजगार मिलता है। तो बैंक डेवलपमेंट कैसे करते हैं हमारे देश में दोस्तों, ये मैं आपको समझा रहा था। तो यही बात गवर्नमेंट ने सोची कि हम एक काम करेंगे, हम बैंकों से बोलेंगे कि वो गांव में जाएं, अपनी ब्रांचेस लगाएं, जिससे देश में डेवलपमेंट हो, ये लोन बांटे। लेकिन दोस्तों ये प्राइवेट बैंक थे सारे के सारे, और हम बात कर रहे हैं 1947 के बाद की, जब हमारे देश में रूरल एरिया इतने डेवलप नहीं थे। दोस्तों हम आज की बात करें, चलिए दोस्तों आज की बात करते हैं। तो आज आप भी कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते ही होंगे, है ना। आपका भी गांव वाँव होगा, या कहीं आपके नाना मामा मौसा मौसी बुआ फूफा कोई भी गांव में रहते होंगे। अगर आप गांव की यात्रा करते हैं तो क्या आपने आज 2022 जब गांव में बिजली भी है, जब गांव में इंटरनेट भी बहुत जगह पे है, तो आपको आज भी प्राइवेट बैंक गांव में नहीं दिखते होंगे, आज भी नहीं दिखते होंगे, है ना। तो क्योंकि प्राइवेट बैंक का बड़ा सिंपल सा फोकस है, इनका अपना अलग सेगमेंट है, ये काम करते हैं फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट बैंक का हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए उतना योगदान कुछ है नहीं, ये काम करेंगे अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे। तो आज भी 2022 में जब हमारे ग्रामीण भारत डेवलप मतलब थोड़े डेवलप हैं, तब भी प्राइवेट बैंक की ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। तो सोचिए जरा कि 1949-50 में जब देश इतना डेवलप भी नहीं हुआ था, जब गांव में लाइट भी नहीं थी, रास्ते भी नहीं थे, रोड भी नहीं थी, तो प्राइवेट बैंक क्यों आते वहां पर। तो प्राइवेट बैंक जो है ये अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, और ये हमारी गवर्नमेंट की बात सुन नहीं रहे थे। जब गवर्नमेंट ने इनसे बोला कि भैया जाओ बाबू लोग और जाके ब्रांच खोलो, तो बैंकों ने क्या बोला, भैया तुम कौन हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं रोज सुबह 4 बजे उठो बेटा, पढ़ाई करो, दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, आप बोलेंगे भैया आप हैं कौन, आपकी बात हम सुने क्यों। और यही बात आपके पापा बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे, तो आप सुनेंगे उनकी बात, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं। तो बैंकों ने गवर्नमेंट से क्या बोला कि तुम हो कौन भाई, हमारे पापा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब वो नहीं बोल रहे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट बैंकों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बात समझ गई थी कि भैया बैंकों के पापा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनसे हम बात करते हैं, शायद वो हमारी बात सुने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात की, बोले कि अपने बच्चों से बोलो यार कि गाँव में जाए ब्रांच लगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट टाइम पर एक शेयर होल्डर बॉडी था, मतलब आप कह सकते हो एक प्राइवेट बॉडी था।
तो उसको प्राइवेट बैंक की ही चिंता थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर नहीं रहा था, और ये बात गवर्नमेंट को समझ में आ गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मेन करता धरता है, इसको पहले पटरा करना पड़ेगा। जिस तरह आपने बाहुबली मूवी देखी होगी दोस्तों, आपने बाहुबली पार्ट 1 में देखा होगा कि जब बाहुबली की सेना पे हमला होता है कालिकेय का, कालिकेय की सेना होती है 1 लाख से भी ज्यादा और बाहुबली की 25,000। तो बाहुबली जानते थे कि हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे, तो बाहुबली ने क्या बोला था कि हम सामने वाली सेना में घुसेंगे, सेना उसके सेनापति को मार देंगे तो सामने वाले का मोरल डाउन हो जाएगा। और इतिहास भी गवाह है कि ऐसे बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं। अगर आप सामने वाले लीडर को मार दो तो सेना का मोरल डाउन तो भाग जाते हैं, और यही तो हुआ था। बाहुबली और ये क्या नाम था, भल्लाल देव, ये लोग सामने वाली सेना में एंट्री करते हैं, उसको मार देते हैं कालिकेय को, है ना, मारते हैं तो आपने देखा होगा सेना भागना शुरू कर देती है। तो यानी कि अगर आपको किसी ग्रुप को पटरा करना है तो उसके लीडर को पटरा कर दो। पटरा मीन्स समझ गया ना मेरी बात। तो यहां पे गवर्नमेंट समझ गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पटरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, देखिए तो बात कब की है, बात है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 1949, तो 1 जनवरी 1949 की बात करेंगे इस, ठीक। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड। अब दोस्तों नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई प्राइवेट बॉडी है जिसको सरकारी बॉडी में चेंज कर देना, इसे हम क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वास्तव में पटरा कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको प्राइवेट से सरकारी बना दिया और क्या बोला, तुम्हें अपना बनाने कसम खाई है, अब तुम मेरे हो गए हो। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से बोला कि तुम अब मेरे हो गए हो भाई, तो अब तुम मेरी बात सुनोगे और अब अपने बच्चों से बोलो कि वो गांव में जाए और ब्रांचेस लगाएं, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोला हमारा काम कर दो भाई। अच्छा, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चूंकि गवर्नमेंट बॉडी हो चुकी थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बात माननी थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक राज खोला गवर्नमेंट के सामने। रिजर्व बैंक ने बोला कि सर पता नहीं क्यों आप लोग बोलते हो कि ये बैंक हमारी ऑर्डर मानेंगे, हमारे एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास हुआ था, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना कानून था कि वो कौन से काम करेंगे कौन से काम नहीं करेंगे। उसमें कहीं ये मेंशन नहीं था कि बैंकों को इनकी बात माननी पड़ेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने धीरे से कान बोला गवर्नमेंट की, देखो भैया ये दिक्कत है, अभी हमारे देश में जो एक्ट है ये सब में कोई पावर हमको नहीं दी गई है, तो आप एक काम करें, आप एक एक्ट पास करें। वो एक्ट होगा बैंकों के लिए, उसमें आप मेंशन करें कि भाई बैंक जो है भारत में उन्हें बात माननी पड़ेगी गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। दोस्तों सिंपल सी बात है यार, हमारे देश में एक्ट कहां बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। सरकार के पास अधिकार होता है एक्ट बनाने का, सुप्रीम कोर्ट केवल रक्षक है लॉ का। सुप्रीम कोर्ट किसी एक्ट में चेंज नहीं करता है, चेंजेस हमेशा गवर्नमेंट कर सकती है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से बोला कि भैया आप एक काम करो, आप हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कर दो। ये एक्ट बैंकों के लिए होगा कि बैंक को कौन से काम करने कौन से नहीं करने। ठीक, तो फिर देखिए दोस्तों, तो देखिए फिर क्या हुआ दोस्तों, तो 1949 में ही हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पास हुआ दोस्तों। ठीक है, तो इसके सेक्शन 35 में ये बोला गया कि इसने दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर, तो इसने दिया है आरबीआई को पावर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंक पे कंट्रोल अपना कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा ये चीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1949 सेक्शन 35, इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों के लिए डायरेक्शन इशू कर सकते हैं और बैंक को मानना ही पड़ेगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा एक्ट है या सेक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों पे अपना कंट्रोल कर सकता है। तो हम गलती से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पे आंसर लगा देते हैं, नहीं वो आंसर नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इसे याद रखिए, सेक्शन 35। तो ये पॉइंट आपको हमने समझा दिया। ठीक है, ठीक, तो यहां तक बात क्लियर दोस्तों। +1 कर दे फटाफट,
+1 करें तो यहां पे हमने कहानी के माध्यम से आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नेशनलाइज किया और उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन क्यों पास हुआ 1949 में। एक बार +1 कर दें ताकि मुझे भी क्लियर हो कि हाँ आप लोग को हमारी बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने बातें आपसे कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहानी आगे ले चलते हैं। ठीक, यानी दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है ना, जैसे मूवीज होती है ना, मूवीज शाहरुख खान काजोल मिल गए, अमरीश पुरी मर गया और लगता था कि अब मूवी जो हमारी है वो अब अच्छे एंड पे खत्म हो जाएगी, लेकिन अच्छाई कभी नहीं आती है। ये दुनिया एक स्ट्रगल है। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि यार बस बैंक में बस सिलेक्शन हो जाए, दुनिया सेट है, हमारी लाइफ सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप बैंक में जाएंगे तो डेली बेसिस पर आपको सुबह उठना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, दिन भर काम करना पड़ेगा, सैलरी आपको महीने में मिलेगी एक बार। तो काम करना किसी को पसंद नहीं है दोस्तों, एक बात मेरी समझना, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, काम करना किसे पसंद है यार, पहली बात। दूसरी बात, कल को आप बैंक में जाएंगे तो वहां भी तो प्रमोशनल एग्जाम देने हैं आपको, वहां भी तो लॉट ऑफ पॉलिटिक्स होगी, आपको आगे बढ़ना होगा, वहां भी आपको जैब सीएब एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये संघर्ष है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक, देखिए अब क्या हुआ, देखिए अब क्या है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे अपने इसके बाद क्या हुआ। देखिए इसके बाद ये हुआ कि हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो चुकी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास होने के बाद बैंकों से बोला भी कि भैया बैंक तुम जाओ गांव में और अपनी ब्रांचेस लगाओ। लेकिन दोस्तों उस समय दिक्कत क्या आ रही थी, जरा मेरी बात समझिएगा। जैसे आज के टाइम पर आप लोग जब बैंक एग्जाम देते हो तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 2 पोस्ट पे होता है, या तो आप बैंक पीओ बनते हैं ऑफिसर, या तो आप क्लरिकल पोस्ट पे जाते हैं। बैंक पीओ की जो पोस्टिंग होती है वो आपको पूरे भारत में कहीं मिल सकती है, बिकॉज बैंक पीओ की सैलरी इतनी होती है कि आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन क्लरिकल की पोस्टिंग आपके स्टेट में होती है, क्योंकि क्लरिकल सैलरी कम होती है, आप शायद अफोर्ड न कर पा बाहर। तो वैसे ही मेरी बात समझिएगा कि जब ये प्राइवेट बैंक थे, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश पर ये गांव में जा भी रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये बड़े छोटे बैंक थे टाइम पर, इनके पास इतना पैसा नहीं था। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो दोस्तों, तो आपके बिजनेस में आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट नहीं होता है, आपके पास कुछ कैपिटल होनी चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको लॉस ही होता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट होने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो जब ये प्राइवेट बैंक गांव में जा रहे थे दोस्तों, तो इनकी ब्रांच तो खुल रही थी, लेकिन इनकी ब्रांच महीने 2 महीने बंद हो जा रही थी, क्योंकि इनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। और कैपिटल के मामले में ये छोटे बैंक थे। जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग क्लर्क की हो जाए और आपको पोस्टिंग मिल जाए मुंबई में, आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हो, तो मुंबई बड़ा शहर है, महंगा शहर है, वहां पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सेम वैसे ही ये छोटे मोटे बैंक जब शहरों से गांव में गए तो ये वहां पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ये लॉस में आ रहे थे और इनकी ब्रांचेस बंद हो जा रही थी। ठीक, तो गवर्नमेंट को एक बात समझ में आई कि यार ये छोटे मोटे बैंकों के बस की बात नहीं है। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला आरबीआई से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोला कि देखो तुम्हारे छोटे मोटे बैंक काम कर नहीं पाएंगे, तुम एक काम करो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा बैंक है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो लॉस में भी काम कर सकता है, तुम उससे बोलो कि वो गांव में एक्सपेंड करे, अपनी ब्रांचेस लगाए। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसकी बात कर, जाता मुझे यहां पर मैं किसकी बात की, यहां पर गवर्नमेंट किस बैंक की बात कर रहा है। रूपा जी क्लास में आ चुकी हैं, रूपा जी ने आज हमें बड़ा अच्छा एक टाइटल दिया है और मैं बड़ा खुश हूं उससे। तो यहां पर एसबीआई की बात कर रहे हैं, अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, अपने से नाम बना दिया। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोला कि भाई एक काम करो कि तुम अपने इंपीरियल बैंक से बोलो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा एक बड़ा बैंक है, ये गांव में जाए और अपनी ब्रांचेस लगाए, क्योंकि ये बड़ा बैंक है, इसके पास बहुत पैसा है। ठीक, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लिए बोला। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल से बात की तो इंपीरियल बैंक बहुत बड़ा बैंक था। दैट टाइम पे इसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा कैपिटल थी और इसके मालिक अभी भी अंग्रेज थे। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एटीट्यूड में थे कि हम क्यों जाएं, हम क्यों बात सुने, ये नहीं जा रहे थे। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बात क्लियर हो चुकी थी कि ये मानने वाले नहीं है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने बोला अब इनको भी पटरा करना पड़ेगा। दोस्तों एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी जिसका नाम था
एडी, एडी, डी है, डी, एडी गोरेवाल, एडी गोरेवाल। तो एडी गोरेवाल कमेटी, एडी गोरेवाल कमेटी को बनाया गया दोस्तों, ठीक है। एडी गोरेवाल कमेटी के चेयरमैन थे उनके नाम पर। या इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम और भी है, ऑल इंडिया क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑल इंडिया रूरल, ऑल इंडिया रूरल, मैं लिख दे रहा हूं भाई, ऑल इंडिया रूरल ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी। तो एक कमेटी दोस्तों थी, ठीक है, इसे एडी गोरेवाल भी हम बोलते हैं। तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी इसका नाम था, ठीक है, एडी गोरेवाल। तो एडी गोरेवाल ने बोला कि इंपीरियल बैंक ऐसे मानने वाला नहीं, आप एक काम कीजिए, आप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पटरा कर दीजिए। इसका मतलब दोस्तों क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ने 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? एडी गोरेवाल कमेटी के। तो एडी गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन पे भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, और नेशनलाइज करके इसका नाम रख दिया, मतलब नाम क्या रख दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फिर से। लेकिन इस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी बन चुकी थी दोस्तों, ठीक। तो 1955 में भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके इसे सरकारी बना दिया, ठीक। तो जब ये गवर्नमेंट बॉडी बन गई तो लोगों ने बोला कि यार इंपीरियल ये अंग्रेजों का नाम लग रहा है, हमें इसका नाम भी चेंज करना चाहिए, तो दोस्तों फिर क्या हुआ? तो फिर हमारे पार्लियामेंट में क्या हुआ? एसबीआई एक्ट पास किया गया, और इसका नाम चेंज करके क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये कब की बात है? ये बात है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 1955 में हमारे देश को भारत का सबसे बड़ा बैंक मिला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक, ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर आपका होगा नहीं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, और मैं आपको बता रहा हूं बड़े बड़े साइट्स पर, बड़े बड़े वेबसाइट्स पे, बुक्स पे लिखा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज्ड हुआ। ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज तक कभी नेशनलाइज नहीं हुआ है। आप बोलेंगे सर वीर ये क्या है? आप ध्यान से देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, तो ये सरकारी बॉडी बन चुकी थी। मतलब नेशनलाइजेशन हुआ है, लेकिन वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी बन गई, तब इसका नाम चेंज किया गया और एसबीआई रखा गया, और ये भी गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्म नहीं कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज तक कभी नेशनलाइज नहीं हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, ध्यान देना, ठीक है, बस नाम बदला है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी भी नेशनलाइज बैंक नहीं है। मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं, प्रूफ। अगर मैं आपसे पूछूं आज के टाइम पे हमारे देश में कितने सरकारी बैंक हैं, तो आज के टाइम पे हमारे देश में 12 सरकारी बैंक हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम पे हमारे देश में कितने नेशनलाइज बैंक हैं, आप बोलेंगे 11 नेशनलाइज बैंक है प्लस एसबीआई। हम क्यों ऐसा बोलते हैं? आप चाहो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर देख लो, उसमें साफ साफ मेंशन है 11 नेशनलाइज बैंक है और एक एसबीआई। तो एसबीआई को नेशनलाइज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वास्तव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज बैंक है ही नहीं है। नेशनलाइजेशन हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ हुआ था, वो सरकारी बॉडी बन गया, तब उसका नाम चेंज हुआ और ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फिलहाल यहां देखिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1 जुलाई 1955 को, और किससे बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बना। किस कमेटी के रिकमेंडेशन बना? तो एडी गोरेवाल कमेटी। यहां तक क्लियर दोस्तों? यहां तक क्लियर? जरा मुझे बताएं सब लोग, +1 कर दें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे फटक से। इस क्लास का पीडीएफ मैं देता नहीं हूं, ये क्लास आपको करनी है मेरे हिसाब से और नोट्स बनाना है। पीडीएफ से कितना ही पढ़ते हो आप लोग, पीडीएफ हर जगह अवेलेबल है। आप बस नेट पे सर्च कर लें, हिस्ट्री ऑफ बैंक की नोट्स आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिए। लेकिन ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं, ऐसी नोट्स कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है, यानी एक बार फिर समझे इसको, देखिए
दोस्तों क्या लग रहा है, तो अगर मान लीजिए अपने देश की बात करें हम लोग, ये हमारा देश है, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि यार अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है, अब सनी देओल आ चुका है और गुंडों को मारेगा, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब देश में डेवलपमेंट करेगा, हम बड़े खुश लग रहे हैं, अब तो हीरो आ गया। लेकिन किसे क्या पता कि हीरो भी मार खाने वाला है बहुत, ठीक है। देखिए, तो यानी जो हमारा दिक्कत थी, ग्रामीण भारत में छोटे बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया, बड़ा बैंक था और ये गांव में जाकर भी अपना अच्छा काम कर सकता है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को महाराष्ट्र में बनाया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 से महाराष्ट्र से निकलना था और पूरे भारत में ब्रांच खोलनी थी। लेकिन एक मिनट, अगर महाराष्ट्र के स्टेट है तो गुजरात भी स्टेट एक है, राजस्थान भी स्टेट है, पंजाब भी स्टेट है, हरियाणा भी स्टेट है, दिल्ली भी है भैया, यहीं पर उत्तर प्रदेश भी है, इधर आपका बिहार भी है, इधर मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, इधर आपके तमिलनाडु है, इधर आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है। कहने के मतलब कि हमारे देश में कई सारे स्टेट हैं और मुंबई से स्टेट बैंक को निकलना था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरे देश में अपनी ब्रांच दोस्तों खोलनी थी, ठीक है, खोलनी थी। तो अभी एक बात समझिए आप लोग कि हम लोग कैसे देश में रहते हैं। हमारा देश बहुत विशाल है। अगर हम जहां रहते हैं, अपने शहर की बात करें, तो अगर हम अपने शहर से मात्र 100 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें वहां पे अलग टाइप के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। अलग टाइप का मतलब होता है रहेंगे हमारी तरह ही रहेंगे, यही रंग, यही चेहरा नहीं रहेगा, मतलब रंग रूप सब यही रहेगा, लेकिन उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, लैंग्वेज ये सब चेंज हो जाती है। ये सब चेंज होना शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊं, 2014 में जब पहली बार मेरी ज्वाइनिंग हुई एजुकेशन सेक्टर में, तो मुझे मेरी ब्रांच मिली झांसी। मुझे झांसी में पढ़ाना था और जब मैं झांसी पहली बार गया पढ़ाने के लिए दोस्तों, तो मेरी क्लास 8 AM पे थी। मैं थोड़ा टाइम का पंक्चुअल हूँ, मैं बड़ा पहले पहुँच गया। अब सुबह सुबह घबराहट में लगी थी भूख मुझे, बिकॉज पहली क्लास थी मेरी। तो मैं नीचे गया, एक समोसा वाला था, तो मैंने समोसा मांगे उससे, दो समोसे मांगे। तो जब मैंने समोसा खाया, एक्चुअली मैं पेपर पढ़ रहा था उस समय, घबराहट में मैंने देखा नहीं, मैंने खा लिया। तो समोसा ऐसा फंस गया मेरे गले में ना कि मैं नीचे कर पा रहा हूँ ना ऊपर कर पा रहा हूँ उसे, क्योंकि वो टेस्ट बड़ा अजीब था। जब मैंने ध्यान से देखा तो समोसे के साथ कढ़ी मिला हुआ था। कढ़ी हम लोग है ना खाते हैं, लेकिन कढ़ी हम लोग समोसे से नहीं खाते हैं यार। कढ़ी हमारे यहाँ बनती है संडे वनडे को। मम्मी ने क्या बोला कि बहुत दिन से टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, चलो कढ़ी चावल बना देते हैं आज। तो कढ़ी चावल से हमने खाई है, लेकिन समोसे से नहीं खाई यार। समोसे में हमें क्या मिलता है हमारे इधर, मतलब हमारे अपने शहर में, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों समोसा छोला मिल जाता है, कई कई जगह समोसा और चटनी मिलती है ना। ये सब में हम हैबिचुअल है खाने के लिए। तो झांसी में बड़ा कल्चर अच्छा था, वहाँ का अच्छा मतलब चेंज था कि वहाँ पे कढ़ी बहुत मिलती थी, लोग कढ़ी बहुत खाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लड़कों को लड़का नहीं बोलते, वहाँ मोड़ा बोलते हैं, ए मोड़ा, ए मोड़ी ऐसे बोलते हैं। MP टच लैंग्वेज है थोड़ी सी, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं। तो 2014 में जब मैं झांसी गया तो मुझे वहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस मिले। सोचिए 14 की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज चेंज, टेस्ट चेंज, एटमॉस्फियर चेंज। बड़ी गर्मी पड़ती है झांसी में, बहुत गर्मी पड़ती है, और पानी थोड़ा मटमैला होता है। अगर आपने RO नहीं लगाया तो 2-3 साल में आपको स्टोन हो जाएगा, ये गारंटी है। झांसी कहा गया है झांसी गले की फांसी। अगर आप झांसी जाते हैं तो आप फंस जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चक्कर में। तो जैसे बहुत लोग को मैंने सुना जो हमारी ब्रांच में, तो उन्हें स्टोन हो गया था, क्योंकि वहाँ पे पथरीला पानी है, मतलब जो पानी आता है वो थोड़ा सा मतलब पत्थर वाला होता है, तो RO लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो ये सब दिक्कतें हैं, ठीक। ये मैं 14 की बात कर रहा हूँ। अब सोचिए कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में अपनी ब्रांच बाहर ले जा रही थी, अब चाहे आप गुजरात की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे आप पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, कहीं बात करें, भाई हर तरफ अलग तरह के लोग, अलग भाषा, अलग कल्चर। अब समझिए, मान लीजिए कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं और आपको केरला में शिफ्ट कर दिया गया, एर्नाकुलम में। अब वहाँ ब्रांच खोल के बैठे हैं, पता नहीं कस्टमर क्या क्या बोल रहा है, पता नहीं कौन सी भाषा, न वो मलयालम बोल रहा है, न वो इंग्लिश बोल रहा है, पता नहीं वो क्या बोल रहा है, आपको समझे में नहीं आ रहा है। अब दिल में जज्बात बहुत हैं, लेकिन कैसे बोले, लैंग्वेज दिक्कत हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी ब्रांच यूपी में खोली या बिहार में खोली, हाँ, रात में आपने ब्रांच बंद की, सुबह पूरा बैंक साफ। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, अब बहुत अच्छे स्टेट हो गए दोनों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे देश में यूनिफॉर्म बैंकिंग नहीं कर पा रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिक्कत हो रही थी यूनिफॉर्म बैंकिंग करने में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समझ चुका था कि यार ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटजी बनाई
और ये स्ट्रेटजी क्या दोस्तों समझिएगा, फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया करीब $16 बिलियन में, और ये अपने टाइम का बहुत बड़ा एक्विजिशन था। अगर फेसबुक चाहता तो फेसबुक व्हाट्सएप से कई गुना बेहतर एक एप्लीकेशन बना सकता था, लेकिन अब वो एप्लीकेशन बनाएगा फिर प्रमोट करेगा, पता नहीं कब उसके कस्टमर बेस बढ़ेंगे। व्हाट्सएप के ऑलरेडी कस्टमर बेस था तो फेसबुक ने उसे खरीद लिया। इसका फायदा ये हुआ कि जो व्हाट्सएप का कस्टमर बेस था वो फेसबुक का बन गया अपने आप। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वाईफाई स्टडी की। वाईफाई स्टडी हमारे देश का सबसे बड़ा चैनल था एक समय। तो अनअकैडमी ने सोचा कि यार हम एक नया चैनल बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो अनअकैडमी ने वाईफाई को एक्वायर कर लिया। ऐसा बिजनेस होता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट की बात करते हैं। वॉलमार्ट को मालूम था कि ई कॉमर्स एक बड़ा सेक्टर है और वॉलमार्ट जो है वो ऑफलाइन के लिए था, उसके स्टोर होते हैं शॉपिंग मॉल टाइप के, ठीक है। तो वॉलमार्ट को एंट्री करनी थी किसमें, ई कॉमर्स में। तो वॉलमार्ट ने देखा कि भारत एक देश ऐसा है जहां की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया, है ना। तो ये एक्विजिशन का बिजनेस होता है दोस्तों, आपको बताइए, ठीक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही सोचा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमारे देश में जो बड़े राज्य हैं जहां ऑलरेडी कुछ बैंक अच्छा कर रहे हैं, हम एक काम करेंगे, हम उन बैंकों को एक्वायर कर लेंगे और उनको अपना नाम दे देंगे। इससे फायदा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर राजस्थान में कोई बैंक काम कर रहा है, हम उसे एक्वायर कर लेते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा। एक तो राजस्थान का एम्प्लॉई है, वहां की भाषा जानता है, वहां का कल्चर जानता है, वो बात समझेगा। हम पंजाब में किसी को एक्वायर करते हैं मान लीजिए, तो वहां के लोगों को समझेगा, जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है, हमारा काम हो जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैक टू बैक भारत में 7 बैंकों को अपने अंडर में ला दिया। अब ये 7 बैंक कौन कौन से थे वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये 7 बैंक कौन कौन से थे, ठीक। देखिए, पहला, अगर मैं नाम भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, बीकानेर, ठीक। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, ठीक दोस्तों। तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, ठीक। चौथा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर। पांचवा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, पटियाला। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर केरला में। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बैंक, ठीक। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैक टू बैक 8 बैंकों को एक्वायर कर लिया, ठीक। देखो, बीकानेर, जयपुर, ये राजस्थान के बैंक हो गए। सौराष्ट्र की बात करें तो ये गुजरात का बैंक हो गया। इंदौर की बात करें ये मध्य प्रदेश का बैंक हो गया। पटियाला की बात करें ये पंजाब का बैंक हो गया। हैदराबाद दैट टाइम पे आंध्र प्रदेश। त्रावणकोर केरला, मैसूर कर्नाटका। तो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देखा कि मतलब जो मतलब बड़े राज्य हैं जहां से इनकम आ सकती है, वहां पे जो बैंक ठीक ठाक काम कर रहे थे उन्हें एक्वायर कर लिया, ठीक। उन्हें एक्वायर किया मतलब क्या हुआ, तो हमारे देश के पार्लियामेंट में 1959 में एक एक्ट पास किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट, सब्सिडरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट पास हुआ दोस्तों। और इस एक्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पावर दे दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सारे बैंकों पे अपना कंट्रोल कर सकता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ। तो किस ईयर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सारे बैंकों का मालिक बन गया, 1959। तो 1959 में भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट पास किया। सब्सिडरी, अगर मैं लिख नहीं रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट पास हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में सारे बैंक आ गए। इन्हें हम क्या बोलते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक। तो हमारे देश में सबसे पहले 8 एसोसिएट बैंक बने, 8 बैंक बने, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये 8 बैंक थे, फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर 1963 में क्या हुआ, तो 1963 में क्या हुआ दोस्तों,
तो ये दो बैंक थे, एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मर्ज कर दिया तो एक बैंक बना जिसका नाम क्या हो गया नया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। दोस्तों ध्यान सुना मेरी बात, ठीक है। यानी 1963 में ये दोनों बैंक मर्ज हो गए और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर हो गया। यानी अब टोटल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 हो गए एसोसिएट्स बैंक। पहले 8 थे, फिर 7 हो गए, ठीक। तो यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पढ़ा दी। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बन चुका है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश के डेवलपमेंट के लिए काम भी कर रहा था। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देखा कि जो हमारे रीजनल एरियाज हैं या कोई दूसरे स्टेट है, वहां पे लैंग्वेज की दिक्कत है, कल्चर की दिक्कत है, एटमॉस्फेयर की दिक्कत है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन स्टेटों में अपने अपने क्या बना दिए, एसोसिएट्स बैंक बना दिए। 1959 से ये सारे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने लगे। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर को मर्ज कर दिया गया। यानी अब टोटल 7 बैंक बन चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ देखिए दोस्तों, इसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। हमारी गवर्नमेंट को लग रहा था कि यार ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो ये इनके एसोसिएट बैंक हैं ये पूरे भारत कवर नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि यार हमें अभी और बैंक की जरूरत है। गवर्नमेंट को लगा कि हमें और बैंक की जरूरत है, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अब थोड़े बड़े बैंक हो चुके थे, प्राइवेट बैंक, जैसे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो भारत सरकार ने फिर से एक बार प्राइवेट बैंकों से बोला कि यार अभी तुम लोग थोड़े बड़े हो चुके हो, तो अभी एक बार फिर से गांव में जाओ और अपनी ब्रांचेस लगाओ। तो गवर्नमेंट के कहने पर ये बैंक गए गांव में फिर से एक बार। लेकिन दोस्तों अब तक क्या हो चुका था कि पब्लिक को मालूम चल चुका था कि सरकारी बैंक भी कुछ होता है और पब्लिक का बिलीव सरकारी बैंकों पर ही था। और वैसे भी सरकारी बैंक कम ब्याज पे काम करते थे, कम लोन पे, इंटरेस्ट पे, और ये प्राइवेट बैंक तो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो एक बात क्या था दोस्तों कि पब्लिक का जो विश्वास था वो प्राइवेट बैंक में नहीं बन पा रहा था। और दूसरी बात यह भी थी कि प्राइवेट बैंक के सर्विस बड़े महंगे थे, तो पब्लिक इन बैंकों को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो ये बात सरकार को मालूम चल चुका था कि यार प्राइवेट बैंक से कुछ होने वाला नहीं है, हमें और भी सरकारी बैंक बनाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहां पे, तो हमारे देश में क्या हुआ दोस्तों, हमारे देश में हुआ पहली बार नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, फर्स्ट नेशनलाइजेशन, पहली बार राष्ट्रीयकरण दोस्तों, ठीक, पहली बार राष्ट्रीयकरण। ये कब हुआ, ये हुआ दोस्तों कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक। हमारे देश में टोटल 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, 14 बैंकों को, मतलब 14 बैंकों को पकड़ पकड़ के प्राइवेट से गवर्नमेंट बना दिया गया। कैसे बना दिया गया, कुछ रिक्वायरमेंट थी, जी हां। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे प्राइवेट बैंक जिनके पास 50 करोड़ या उसके ऊपर की संपत्ति है, असेट है, इनको हम प्राइवेट से गवर्नमेंट बना देंगे। और ऐसा ही हुआ। तो भारत सरकार ने पहली बार नेशनलाइजेशन किया 19 जुलाई 1969 और टोटल 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया, ऐसे बैंक जिनकी कैपिटल 50 करोड़ या उसके ऊपर थी। तो 14 बैंकों को प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट बनाया गया, यानी 14 बैंक नेशनलाइज बैंक बने। अच्छा, आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, आपने हमको पढ़ाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया था पहले, फिर आपने बोला इंपीरियल बैंक हो गया था, तो एक बात बताइए आप फिर यहां पर फर्स्ट क्यों लिखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले तो एक सेंट्रल बैंक का कोई बैंक नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस कैटेगरी में आप मत लाइए। दूसरी बात, अगर आप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की करेंगे तो एग्जैक्टली में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से एक्ट पास हुआ। स्टेट, मैंने आपसे क्या बोला था पहली क्लास में, जब भी कोई बॉडी अपने एक्ट पर आती है वो ऑटोनोमस होती है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अभी आज की डेट में आप पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी सरकारी बैंक में आप चले जाएं, वहां पर आपको साफ साफ लिखा होगा अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक, यानी भारत सरकार का उपक्रम। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में चले जाएं
या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साइट पर चले जाए, आपको कहीं नहीं मालूम चलेगा लिखा हुआ कि अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक ऑटोनोमस बॉडी हमारे देश में है, ये भी याद रख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऑटोनोमस बॉडी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका अपना एक्ट पास हुआ है, तभी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग से एग्जाम लेता है आपका। समझ रहे हैं मेरी बात? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो वो गवर्नमेंट की बात को न माने, लेकिन भाई सिंपल सी बात है ना, आप बात क्यों नहीं मानोगे? पहली बात, मथुरा में रहना है तो राधे राधे जपना है। अगर आपको भारत में रहना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कैपिटल में भी सरकार ने पैसे लगाए हुए हैं, तो सरकार के पैसे भी लगे हुए हैं आप में। तीसरी बात, आप क्यों नहीं मानोगे? अगर आप ये बोलते हो कि मेरा एक्ट है खुद का, मैं नहीं मानूंगा, तो दोस्तों एक्ट बनाना और उसमें संशोधन करना वो भारत सरकार के हाथ में होता है, पार्लियामेंट में। अगर आप नहीं मानेंगे तो भारत सरकार एक नया एक्ट, नया आपका कर देगी, संशोधन कर दिया एक्ट में, और आपको जब ऐसी बात मनवाएगी फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बात माननी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे तो पहली बार 14 बैंक नेशनलाइज हो गए दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि दैट टाइम पर इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर, और मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ये कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म। तो इंदिरा गांधी जी जो थी ये सोशलिज्म को सपोर्ट करते थी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पर केवल आपका बैंक नहीं, बहुत सारे सेक्टर नेशनलाइज्ड हुए थे, जिसमें बैंक भी हो गए थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी इंदिरा गांधी जी का मन नहीं भरा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला, इंदिरा गांधी जी जो थी ये रशिया की बहुत बड़ी समर्थक थी, ये सोशलिज्म को फॉलो करती थी। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद हमारे देश में दोबारा भी क्या हो गया, दोबारा भी नेशनलाइजेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये कब हुआ, ये हुआ 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को हमारे देश में टोटल 6 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। अब इन 6 बैंक को नेशनलाइज किस बेस पे किया गया, कैपिटल के बेस पे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे बैंक जिनके पास कम से कम 200 करोड़ रुपए या उसके ऊपर की संपत्ति है उनको हम नेशनलाइज कर देंगे, और ऐसा हुआ 6 बैंक मिले। तो पहली बार में 14 बैंक नेशनलाइज हुए, दोबारा 6 बैंक हुए, मतलब हमारे देश में 20 नेशनलाइज बैंक हो चुके हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, नेशनलाइज बैंक की डेफिनेशन होती है ऐसे बैंक जो पहले प्राइवेट थे जिन्हें बाद में गवर्नमेंट कन्वर्ट किया गया। तो पहले 14 और टोटल 6, मतलब पहले 14 बाद में 6, मतलब 20 नेशनलाइज बैंक हो गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, देखो यहां पे, फिर यहां पर क्या हुआ क्या 1993 1993 में क्या हुआ दोस्तों, 1993 में हमारे देश में एक बैंक था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक था दोस्तों जो कि दोबारा टाइम पे नेशनलाइज हुआ था 6 में से। तो ये बैंक लॉस में चला गया, तो भारत सरकार ने इसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया। ये मर्ज हो गया पीएनबी में, यानी ये खत्म हो गया। तो पहली बार में 14 थे, दोबारा 6 बने थे, लेकिन 6 में से खत्म हो गया। तो हमारे देश में 19 नेशनलाइज बैंक दोस्तों बचे हुए थे 1993 में, ठीक है। ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो यहां तक बात हमने कर लिया आपसे। अब आगे बढ़ते हैं और अपना गियर फिर शिफ्ट करते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ दोस्तों कि हमारे देश में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, और उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई। और 1991-92 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने देखा कि भारत के पास केवल 19 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, और हमारा देश फॉलो कर रहा था सोशलिज्म को। तो मनमोहन सिंह को पकड़ के लाया गया, ठीक है भैया, कि आप आइए थोड़ा सा और देखिए कि देश में क्या करना है। तो मनमोहन सिंह ने क्या बोला, जो आज जिस बात को आज नहीं मानती है कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह ने बोला कि सरकार का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, न कि बिजनेस चलाना। तो मनमोहन सिंह क्या लेके आए, एलपीजी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991-92 तक क्या दोस्तों, भारत एक लगभग क्लोज इकोनॉमी था। एग्जैक्टली में हमको डर लगता था दोस्तों, देखो 1600 ईसा पूर्व में एक कंपनी फॉरेन की आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने आकर हमें गुलाम बना लिया था। तो हमको लगता था कि अगर हमने फिर से किसी विदेशी कंपनी को पावर दिया तो विदेशी कंपनी फिर से भारत में आएगी और हमें गुलाम बना लेगी। तो हमने बहुत सारे सेक्टर बंद किए हुए थे कि विदेशी कंपनी आए ही ना। तो 1991-92 में आपकी नई पॉलिसी आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और सब कुछ चेंज हुआ। और फिर क्या हुआ,
फिर ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी को देश में आने हम देंगे, फॉरेन कंपनी को देश में आने देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, नरसिम्हम कमेटी को बनाया गया, और नरसिम्हम कमेटी को बनाया गया, नरसिम्हम कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए। ये आज ही पूरा नहीं हो पाएगा, अब हमें एक क्लास और करनी पड़ेगी, कल जाके पूरा आपका हो पाएगा, और कल टाइम मिला तो फिर हम एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, क्योंकि मेरी फिर से कभी एक क्लास है अलग चैनल पे, तो हम उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करें, कमेंट करके हमें मोटिवेट करें जरूर से, आपकी मोटिवेशन की हमें नीड है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।